हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है सबके लिए, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जीके क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये आप लोग जितना भी यहाँ पर बताऊंगा क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब टोटल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है इसमें, कर आप लोग को कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया। पहला है जाइलम, दूसरा है स्क्लेरेन काइमा, तीसरा है स्कोलेन काइमा एंड चौथा ऑप्शन अपना फ्लोएम। तो यहाँ पर आप लोग को चारों ऑप्शन का डिटेल्स में बताऊंगा कौन किसके लिए यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो है पौधों में लचीलापन जो होता है वो कोलेन कायमा के कारण होता है। इसको कैसे याद रखना है ये भी आपको अभी तुरंत समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ये है जाइलम। तो जाइलम जो है ये जल का वहन करता है पौधों में जल का संचरण कौन करता है, ये जाइलम उत्तक करता है। और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम जो है पौधों में भोजन एवं खाद्य पदार्थों का वहन करता है। तो ये हो गया फ्लोएम, भोजन एवं खाद्य पदार्थों का वहन करता है। और जल हो गया, जाइलम हो गया जल का वहन करने वाला। और फिर स्क्लेरेन कैमा। देखिए स्क्लेरेन कैमा को कैसे याद रखना है, स्क्लेरेन जो एस से स्क्लेरेन कैमा है, इस एस से याद रखना स्ट्रांग। तो स्ट्रांग मतलब क्या होता है, मजबूत, कड़ा। तो ये स्क्लेरेन कैमा के कारण जो है पौधों में कड़ापन होता है, मतलब जो कुछ शाखा होता है पूरा कड़ा होता है, वो इसी कारण होता है, इस उत्तक के कारण होता है स्क्लेरेन कैमा के कारण। और कोलेन कैमा को याद रख लें कैसे, को से होता है कोमल। तो कोमल मतलब लचीलापन, तो लचीलापन जो पेड़ में होता है वो कोलेन कैमा के कारण होता है। तो यहाँ पर आप लोग को कैसे कैसे याद रखना है, देखिए पहला हो गया जाइलम जो से जल वहन करते है जाइलम उत्तक। फ्लोएम फल या भोजन कर सकते हैं उसको, तो भोजन का जो वहन करेगा वो फ्लोएम उत्तक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर है स्क्लेरेन कैमा, आपको स्ट्रांग मतलब मजबूत बनाने के लिए है स्क्लेरेन कैमा उत्तक। और कोलेन कैमा हो गया कोमल मतलब लचीलापन बनाने के लिए उत्तक यूज होता है यूज। तो यहाँ पर आप लोग को एक प्रश्न में लगभग 4 क्वेश्चन मतलब 4 प्रश्न इंक्लूड करके बता दिया। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न में आप लोग पूछ रहा है कि धुसका, ये धुसका जो है किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य है। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं ये क्या है, पकौड़ा टाइप का, और ये सब्जी कुछ प्याज वगैरह है। तो ये इसी को बोला जाता है धुसका। तो ये बोल रहा है आप लोग को ये जो धुसका है ये किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य है। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग को पंजाब है, बी है झारखंड, सी है केरल एंड ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को बता दूं कि ये धुसका जो खाद्य है ये झारखंड का लोकप्रिय खाद्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धुसका जो है वो झारखंड का लोकप्रिय खाद्य है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को एमटीएस एग्जाम जो है उसमें पूछा जा सके कि ये धुसका जो है किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य है, ये झारखंड का है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तब तक नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ गया प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में आप लोग पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि यूरेनियम उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व में पहला स्थान किस देश का है जो कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है अमेरिका, बी है भारत, सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है उज्बेकिस्तान। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो आप लोग को बता दूं ये है कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो सकते हैं। ये यूरेनियम सामने में दिख रहा है, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 238 पॉइंट समथिंग है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यूरेनियम का परमाणु संख्या पूछ सकता है आप लोग को 92 होता है। और ये यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान देश में उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 4। और इस प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है कि लग्जरी पर्यटक ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो लग्जरी पर्यटक ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स ये
राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से होकर ये गुजरती है। पैलेस ऑफ व्हील्स स्टेशन, सॉरी पैलेस ऑफ व्हील्स जो है पर्यटक ट्रेन है, ये राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 5 और इस प्रश्न आप लोग पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि आप लोग को कि मछली किस अंग से सांस लेती है। मछली जो वो किस अंग से सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े, बी है गिली त्वचा, सी है श्वास नली, ऑप्शन नंबर डी है कलोम। तो आप लोग को बता दूं कि मछली जो है वो कलोम से सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, कलोम। मछली किससे सांस लेती है, कलोम की सहायता से सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 6 और इस प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं कि किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो आप लोग को पूछ रहे हैं कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो वो किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये है गेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व का। तो ये जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा असम। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो असम राज्य में स्थित है। और आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। फिर हो गया ये दिहंग पटकई नेशनल पार्क, ये भी दिहंग पटकई नेशनल पार्क, दिहंग पटकई नेशनल पार्क ये भी असम में है। और आप लोग इसको याद रख सकते हैं डिब्रूगढ़ सोखावाल, ये भी वहीं पर है। नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 7 और इस प्रश्न आप लोग पूछ रहा है कि इंडिया ग्रोज एट नाइट, मतलब इंडिया जो है वो रात में ग्रोथ करता है, मतलब आगे बढ़ता है। तो इंडिया ग्रोज एट नाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है वो गुरुचरण दास है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा इंडिया ग्रोज, ग्रोज यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ग्रोज से गुरु चरण दास याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर याद हो जाएगा कि इंडिया ग्रोज एट नाइट नामक पुस्तक जो वो गुरुचरण दास के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 8 और इस प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है कि दुन्ना पथुला पांडुंगा मनाया जाता है। तो दुन्ना पथुला पांडुंगा जो है वो ये किस राज्य का महोत्सव है और ये किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप लोग को पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अनुसार। तो दुन्ना पथुला पांडुंगा ये किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, सी है असम एंड ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो आप लोग को बता दूं कि ये दुन्ना पथुला पांडुंगा ये जो पर्व मनाया जाता है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या जगह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब इसको देखिए कैसे याद रखना है, आप इसको याद रखिए पांडुंगा से। देखिए यहाँ पर पांडुंगा मतलब अंश और गोमा का इसमें भी है और तेलंगाना में देखिए अंश और गोमा का है ना। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि पांडुंगा जब रहेगा तो वो तेलंगाना, आप लोग इसको इसे रिलेट कर सकते हैं। दोनों तो याद रखिए आप लोग दुन्ना पथुला पांडुंगा ये जो त्योहार या पर्व जो भी है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 9 और इस प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं कि औद्योगिक उदारीकरण की नीति, औद्योगिक उदारीकरण की जो नीति है नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। तो औद्योगिक उदारीकरण की नीति जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। आप लोग को पता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि औद्योगिक उदारीकरण की नीति जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न संख्या 10 और इस प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है कि भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो आप लोग को बता दूं कि भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो याद रखिएगा आप लोग
तमिलनाडु में जो है भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी स्थित है। तो ये था 10 क्वेश्चन आज के वीडियो का, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और अब समझ में भी आ गया होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और यदि हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा, जो कि आप सबके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।